So Jai Hind and good morning to all of you. मैं अमित मिश्रा welcomes to all of you in the online section of Social Science class 9. So students, today we will go for the lesson what is democracy, why democracy, the chapter of the political science. So as you know that the democracy, it is made up by the two words demos and cartus. Demos means the people and the cartus means the rule of the people. So here we can form the one definition of the democracy is the rule of the people is called the democracy. But since class 6th, 7th, 8th you are learning the definition about to the democracy is that to the people, for the people, by the people, that has been given by the President of America, the name Abraham Lincoln. He was the first black president of America. So आज हम बात करते हैं डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी की लोकतंत्र और क्यों लोकतंत्र। आपको मालूम है कि डेमोक्रेसी दो सेंटेंसेस से मिलकर बना है, डेमस एंड कार्टस। डेमस का मतलब होता है द पीपल एंड कार्टस का मतलब रूल। सो द रूल ऑफ द पीपल इज़ कॉल्ड द डेमोक्रेसी। तो जो रूल ऑफ द पीपल होता है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। सो लेट्स गो फर्दर। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डेमोक्रेसी जब नेम हम लेते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए, इलेक्शंस, सिटीजन, सोसाइटी, वोट, लॉ, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में अराइज होती हैं। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की एक डिफिनेशन हम दें जो प्रॉपर है कि डेमोक्रेसी इज़ द सिस्टम, the representation, we can say that democracy is the system where the people elect their representative who will form the government and make the policies for the country. तो डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। वो प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब यही है। लेकिन अब कई सारी डिफिनीशंस आप दे सकते हैं डेमोक्रेसी की, लेकिन जो एक डिफिनीशन अब्राहम लिंकन ने दी थी, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये डिफिनीशन मुझे बहुत सूटेबल लगती है क्योंकि इसमें सीधे स्पष्ट शब्दों में बताया जाता है कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। तो आगे हम बात करते हैं जहाँ तक रूल ऑफ लॉ, माइनॉरिटी राइट्स, फंडामेंटल प्रोसेस, कलेक्टिविज़म, स्पीच, कॉन्स्टिट्यूशन, मल्टी पार्टी, बहुत सारे वर्ड्स आपको डेमोक्रेसी में सुनने को मिलते हैं। तो डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब ये कि जो जनता चाहेगी वो होगा। अब उसमें इलेक्शन होते हैं, जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि रहते हैं वो देश के लिए काम करते हैं, देश के सारी चीज़ों के लिए पॉलिसी फ्रेम करते हैं और देश के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो बहरहाल ये तो रही डेमोक्रेसी के बारे में बात। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लें कि डेमोक्रेसी इज़ द सिस्टम वेयर द पीपल इलेक्ट देयर रूलर हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड एंजॉय द पावर। सो डेमोक्रेसी हम ये भी कह सकते हैं द फ्रीडम टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव। यहीं तक नहीं है, डेमोक्रेसी में जब तक हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाएंगे तब तक नहीं होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी मतलब टोटल जनता और सरकार। अब हम बात कर देते हैं चैप्टर की फीचर्स हैं क्या डेमोक्रेसी के, कि जैसा हमें मालूम है कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन लेने की पावर है वो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके हाथ में होनी चाहिए। डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बेस्ड होनी चाहिए, जहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो कि जो पावर में है उसको भी हारने का चांस रहे। डेमोक्रेसी में हर एक एडल्ट सिटीजन के पास वन वोट और इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, वन वोट वन वैल्यू, चाहे वो वोट मैं डालता हूँ चाहे वो मुकेश अंबानी डालते हों। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो रूल्स कहती है वो लिमिट्स सेट किए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन राइट के होते हैं। अब अपोजिशन पार्टीज़ अलाउड हैं फंक्शन करने के लिए फ्रीली बिफोर आफ्टर द इलेक्शन। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस्ड होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब कि अगर सरकार
किसी एक के लिए काम कर रही है तो ये गलत है। सरकार को सभी के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो पहली पंक्ति में बैठा हो, चाहे वो आखिरी पंक्ति में बैठा हो। तो आज हम बात करते हैं इन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बेसिस पे कुछ केस स्टडीज़ के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क है। अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो पाकिस्तान के मिलिट्री इंचार्ज थे, 1999 में वहाँ के तत्कालीन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनी गई थी नवाज शरीफ की, उस सरकार को उन्होंने अक्टूबर 1999 में हटा दिया। उन्होंने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया और ख़ुद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री का अनाउंस कर दिया और 2002 में इन्होंने अपनी पोजीशन एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट की बना दी और एक रेफरेंडम जारी किया अपने 5 साल के एक्सटेंशन के लिए, मैं 5 साल और काम करूंगा। मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट ने कहा कि ये रेफरेंडम जो है वो माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड के बेसिस पे, मतलब कि परवेज़ मुशर्रफ खुद ही निज़ाम है, खुद ही सारे फैसले कर रहे हैं और खुद ही अपने आप को प्रेसिडेंट अनाउंस कर रहे हैं, कब तक मैं रहूँगा ये भी, मतलब यहाँ पर डेमोक्रेसी का कोई सरोकार नहीं है। अगर हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी देखें कि फाइनल पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो परवेज़ मुशर्रफ को तो जनता ने चुना नहीं था, जनता ने चुना था नवाज शरीफ को, जिनको परवेज़ मुशर्रफ ने हटा दिया और अब उन्होंने खुद को राष्ट्रपति अनाउंस कर दिया। अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क को बनाते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान चेंज किए जाते हैं। साथ ही साथ वो ऑर्डर करते हैं कि प्रेसिडेंट ही डिसमिस करता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को, मतलब कि सारी पावर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो मिलिट्री के मुखिया हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्हीं के हाथ में रहेगी। तो सरासर ये डेमोक्रेसी का वायलेशन है। और जो वर्क होगा सिविलियन कैबिनेट का, वो सुपरवाइज़ किया जाएगा एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स रहेंगे। अब इस लॉ को पास करने के बाद इलेक्शन जो होगा वो नेशनल और स्टेट असेंबलीज़ के लिए होगा और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास कुछ पावर्स रहेंगे, लेकिन फाइनल पावर जो रहेगी वो मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में रहेगी। तो अगर हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के साथ इसको टैली करते हैं तो कहीं भी हमें डेमोक्रेटिक जगह भी नहीं मिलता है। तो शायद आपको समझ में होगा इस केस स्टडी से। चलिए अब अगले कंट्री की बात करते हैं, चाइना। चाइना का नाम आजकल बहुत लिया जा रहा है जब से कोविड-19 वायरस आया और कोरोना वायरस आया। तो बहरहाल हम चाइना की बात करते हैं। चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। अब कंट्री की जो पार्लियामेंट है कॉन्गुओ रैमिन डीबियो डहौदी, मतलब नेशनल पीपल कांग्रेस जो है उसके लिए होती है और इनके पास पावर है अपॉइंट द प्रेसिडेंट करने की। यहाँ पे नियरली लगभग 3000 पीपल इलेक्ट किए जाते हैं सारे देश से, कुछ मेंबर सिलेक्टेड किए जाते हैं आर्मी के द्वारा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको 2 कैंडिडेट मिलेंगे सेम ही पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है वहाँ पे, आपको 2 कैंडिडेट एक पार्टी से, सिंगल पार्टी सिस्टम वहाँ चलता है। मतलब अगर आप इसको चुने, ए को चुने या बी को चुने, फाइनल जीत किसकी होगी? कम्युनिस्ट पार्टी की। तो इसके आगे हम बात करते हैं कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपको अप्रूवल लेना होगा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। अभी आप चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर रहेंगे तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं और फिर उनके पास जो मेंबर्स होंगे कम्युनिस्ट पार्टी में या उनके जो 8 छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके गठबंधन साथी हैं, वही केवल अलाउ किए जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। ये 2002-03 में। और गवर्नमेंट हमेशा जो बनती है वो कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्री एंड फेयर इलेक्शन या इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेमानी हो जाती हैं चाइना के केस में कि डेमोक्रेसी केवल नाम की है। अब हम आगे बात करते हैं, मैक्सिको की बात करते हैं। मैक्सिको जिसको 1930s में स्वतंत्रता मिली, मैक्सिको में इलेक्शन हर 6 साल पे होते हैं प्रेसिडेंट के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैक्सिको के जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय वहाँ की पार्टी थी PRI पार्टी, रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो उस रेवोल्यूशनरी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और रेवोल्यूशनरी पार्टी ने वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया था, तब से वहाँ पे उसी की सरकार है। कंट्री कभी भी मिलिट्री रूल में नहीं रही, ना कभी डिक्टेटर रूल में रही, लेकिन 2000 से सारे इलेक्शन जीते जाते हैं PRI पार्टी के द्वारा, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी के द्वारा। अपोजिशन पार्टीज़ कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन में लेकिन कभी चुनाव जीत नहीं पाती। क्यों? क्योंकि कई डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती है PRI पार्टी,
कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उनको सारी पार्टी मीटिंग अटेंड करनी होती हैं। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल को, उनको पेरेंट्स को मोटिवेट करना होता है, भाई आप PRI पार्टी को वोट दीजिए। मतलब जैसे हम लोग क्या PTM होता है, उसमें पेरेंट्स जाते हैं, बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई जाती है, वहाँ पे पेरेंट्स को बुला के बताया जाता है कि भाई आपको PRI पार्टी को वोट देना है। मीडिया इग्नोर करता है एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन और इवन उनको क्रिटिसाइज़ भी करता है, जैसा हमारे देश में हो रहा है। कुछ टाइम क्या होता है कि पोलिंग बूथ शिफ्ट कर दिए जाते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पे लास्ट मिनट पे, जो डिफ़िकल्ट करता है लोगों के लिए अपने वोट कास्ट करने में। अब PRI पार्टी जो है वो ज़्यादा पैसे खर्च करती है इलेक्शन कैंपेन में अपने कैंडिडेट में। अब हम इसको फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी से टैली करके देखते हैं तो यहाँ पे भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फाइनल पावर्स रिमेन्स इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं मिलती हैं। तो डेमोक्रेसी के सेक्शन में ये केस भी गया। चलिए आगे बात करते हैं सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया और फिजी की। अब सऊदी अरबिया में वुमेन को राइट टू वोट नहीं था 2015 से पहले। इंडोनेशिया ने ऐसे अपना सिटीजनशिप रूल बना दिया है कि जहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनको राइट टू वोट मिलता ही नहीं। फिजी में इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि एक जो इंडिजिनस फिजी, मतलब जो फिजी मूल का नागरिक है, वो एक वोट डालेगा और बाकी जो गैर फिजी हैं वो 10 वोट डालेगा, तब जाके उसके बराबर एक वोट गिना जाएगा। मतलब 1 वोट 1 वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे। तो इन फैक्ट्स को देख के हम कह सकते हैं कि इन कंट्रीज़ में भी डेमोक्रेसी कोई है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हालांकि इतनी कमियों के बावजूद अच्छी है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेटर गवर्नमेंट है क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल होती है गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी एक मेथड प्रोवाइड करता है डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए। ये सूटेबल है कंट्रीज़ जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ जहाँ पे हर 5 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, हर 10 किलोमीटर पे फूड बदल जाता है। तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वहाँ रिलीजन कल्चर, तो वहाँ पे केवल डेमोक्रेसी ही डील कर सकती है। और ये डेमोक्रेसी है जो भारत को एक डोर में बांधे रखी है। अब डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर या लूज़र नहीं होता है। मतलब जिसने अच्छा काम किया उसको सत्ता में आना है, जिसने बुरा काम किया उसको सत्ता से बाहर जाना है। हाँ, कई बार होता है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मेजॉरिटी से रिलेटेड अगर कोई मेजॉरिटी कास्ट है तो मेजॉरिटी कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, तो अगर उन्होंने किसी पर्टिकुलर बंदे को मन बना लिया है तो उसको जीतना ही है। तो ये भी एक फैक्टर है। चलिए इसके कुछ कमियों की बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में लीडर्स जो हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, जिससे एक इनस्टेबिलिटी रहती है कि इस सरकार ने कोई काम शुरू किया, तब तक उसकी सरकार चली गई, दूसरी सरकार गई, उसने वो काम को बंद कर दिया, जिसे जनता को भुगतना पड़ता है। डेमोक्रेसी में टोटल पॉलिटिकल कंपटीशन है और पावर प्ले कि कैसे मैं इसको नीचा गिराऊं, कैसे मैं इसको हराऊं, कैसे इसको जनता के सामने मैं एक्सपोज करूं। तो कोई मॉरलिटी की जगह नहीं है। मतलब आपने 50 साल पहले कोई काम किया होगा तो वो भी सरकारें या पॉलिटिकल पार्टी जो आपके अपोजिशन में वो लाके शो करने लगेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं उनको बेस्ट इंटरेस्ट पब्लिक के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए वो गलत फैसले लेते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद तो कभी जनता के बीच जाते ही नहीं है। फिर डेमोक्रेसी करप्शन को बढ़ावा देती है, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन है, करप्शन होना ही है। अब ऑर्डिनरी पीपल ये नहीं जानता है कि उनके लिए अच्छा क्या बुरा क्या है, वो इस कंडीशन तक नहीं होता कि क्या डिसाइड कर पाएँ। तो अभी हमने देखा डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये पहला चैप्टर और एक्सप्लेनेशन जिसमें हमने इतनी सारी बातें की, डेमोक्रेसी क्या है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, हमने पाकिस्तान का केस डिस्कस किया, चाइना का किया, मैक्सिको का किया, इंडोनेशिया का किया, फिजी का किया। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जय हिंद, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।